हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम। आवाज़ क्लियर है? आ रही है मैम। ओके, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। जो स्पेशल पैटर्न है फर्टिलिटी का वो देखते हैं। इसमें वर्ल्ड एक टेबल दी हुई है 10.3 देखो टेबल वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सीट है जिसका रेफरेंस है ब्यूरो ऑफ न्यूयॉर्क। इसमें दिखाया हुआ है कि वर्ल्ड में किस तरह की जन्म दर पाई जाती है। पहले टोटल वर्ल्ड की दी है जो 21 है। उसके बाद कम विकसित देशों की है जो 24 है। उसके बाद अधिक विकसित की है जो 11 है। फिर अब हम कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे। इसमें अफ्रीका की 34, नाइजीरिया में फिर अफ्रीका के कंट्रीज की दी है जैसे नाइजीरिया की है 40.2, मिस्र की है 22.53, इथोपिया की है 37.39, साउथ अफ्रीका की है 17.94, अंगोला की है 44.5। आई थिंक ये वर्ल्ड की हाईएस्ट होगी। उसके बाद कीनिया की है 28.27। फिर यूरोप कॉन्टिनेंट जिसकी 10.17, रूस की 10.92, जर्मनी 8.2, यूके 10.67, फ्रांस की है 12.91, इटली 8.54, यूक्रेन 9.45, चेक गणराज्य 9.79, स्वीडन 10.2। उसके बाद नॉर्थ और जो आपके लैटिन कंट्री हैं अमेरिका के उनकी है 14 टू 26, जिसमें यूएसए की है 14.16, मैक्सिको की है 20.36, कनाडा की है 10.75, टोबागो की है 13.07, निकारागुआ की है 24.12। उसके बाद साउथ अमेरिका 21 जन्म दर है, ये ध्यान रखना। कोलंबिया की है 20.16, ब्राजील की है 16.3, अर्जेंटीना की है 16.53, सूरीनाम की है 17.31, पैरागुआ की है 28.77। फिर एशिया की है 20, जिसमें चाइना की है 13.45 और इंडिया की है 22.69। अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो हम चाइना से कहीं ज्यादा हैं। बेशक टोटल पॉपुलेशन चाइना की हमसे ज्यादा, वो भी थोड़ी सी ही ज्यादा है। अगर 21 का डाटा आ जाए, वो कैलकुलेट हो, तो उसमें हो सकता है हम उनको क्रॉस कर जाएं। उसके बाद इंडोनेशिया की है 19.65, पाकिस्तान की है 27.52, बांग्लादेश की है 29.36, जापान की है 8.1, अफगानिस्तान की 46.2, यम गणराज्य की 42.67, जॉर्जिया गणराज्य 10.54, इजराइल 17.71, जॉर्डन 20.69, श्रीलंका 17, यूएई 16.9, ओसेनिया 17, ऑस्ट्रेलिया 12.02, न्यूजीलैंड 13.61 एंड फिजी इज 22.37। ये वर्ल्ड की एक जो डाटा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सीट का, उसके अकॉर्डिंग 2014 का है। उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन, एक एक का। कि एशिया में ऐसा क्यों है, अफ्रीका में ऐसा क्यों है, और जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे ऐसा क्यों है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों रहा होगा? यूरोप में जैसे बर्थ रेट 10.17 है, अगर अफ्रीका की देखो तो 37 है, एशिया की है वो है 20। बताए कोई?
क्या रीजन होगा कि जो ये बर्थ रेट है ऐसी है? हम फर्टिलिटी वाला टॉपिक कर चुके हैं, उसमें उसके जो फैक्टर है, कंट्रोलिंग फैक्टर, वो भी कर चुके हैं। तो उनके बेस पे आप बता सकते हो कि जो अफ्रीका उसमें 37, यूरोप में आपका 10.17 और एशिया में है आपका 20, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका की देखो तो वो 14 और 26 है। कोई बता सकता है मुझे? मैम ये शायद मतलब जागरूकता का प्रभाव है। एक रीजन हो सकता है ये, जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं। वेरी गुड। उसके अलावा कोई? मैम हमारा जो कल्चरल जो ये है, हमारी जो धार्मिक स्थिति और जो सोच है लोगों की, उसकी वजह से। वेरी गुड। और कोई? और कोई? रीजन वही है, सबसे बड़ा रीजन और फैक्टर होता है इकोनॉमिक और एजुकेशन। इकोनॉमी, जैसे उस लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया तब ये बात की थी कि जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेटस आपका अपग्रेड होता जाता है, वैसे वैसे लोगों में जो ये बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी, मतलब जो कैपेसिटी को हम इसमें डिनोट नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ फर्टिलिटी रेट लेते हैं। फर्टिलिटी इट मीन्स बर्थ रेट, लाइव बर्थ को लेंगे हम इसमें। तो जो लाइव बर्थ है उसमें जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेटस अपग्रेड होता जाता है, लोगों में जो बच्चे पैदा करने का रुझान होता है, जो फैमिली प्लानिंग होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो लोअर क्लास होती है। और सेम वे एजुकेशन के साथ है, जितनी एजुकेटेड फैमिली होती है उसी हिसाब से जो फैमिली प्लानिंग है उसके जो मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है, और जो बच्चे हैं चाहे एक है चाहे दो हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है। जबकि हमारी जो लोअर क्लास होती है वो इस तरह का नहीं सोचती है। उनका मतलब होता है फैमिली में जितने मेंबर हैं वो सब काम करने वाले हैं, वो ये नहीं सोचते ना उनके एजुकेशन के खर्चे के बारे में ना उनके फ्यूचर प्लानिंग के। उनका मतलब है बच्चा पैदा हुआ है, वो बड़ा होगा, वो कोई काम करेगा, लेबर करेगा, दिहाड़ी करेगा, जिससे फैमिली की इनकम बढ़ेगी। उनकी सोच यहीं तक सीमित होती है। तो जो यूरोप और अफ्रीका की पिक्चर है वो इसी तरह से क्लियर होती है। जो अफ्रीकन कंट्री है वो ऑलमोस्ट लेस डेवलप है, जहाँ पे एजुकेशन और इकोनॉमी बैकवर्ड है, और जो आपके यूरोपियन कंट्री हैं वो सारे के सारे डेवलप कंट्री हैं जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का अच्छा है, उसके साथ साथ एजुकेशन भी अच्छी है। ठीक है, ये रीजन थे जिसकी वजह से ऐसा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मोटिलिटी। मोटिलिटी क्या होगी? जो मोटिलिटी है, सबसे पहले इसका अर्थ और मीनिंग। जैसे जन्म होता है, ये फिक्स है, जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ होगी, उसकी मृत्यु क्या होगी। फिर अब बात आती है कि मृत्यु होती क्या है, किसको हम डेड पर्सन कहेंगे और किसको लाइव कहेंगे। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो यूएनओ ने 1953 में दी थी। क्या है डेफिनेशन? जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी परमाणु का स्थायी रूप से लोप हो जाना मृत्यु कहलाता है। इट मीन्स जीवित व्यक्ति सांस लेता है, नर्व्स चलती हैं, हाथ पैर हिलते हैं, जब ये सारे सिम्टम स्थायी रूप से परमानेंटली बंद हो जाते हैं, इट मीन्स वो बंदा डेड है। हम ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं, करते हैं ना। यही सिम्टम होते हैं, किसी का हार्ट वो कर रहा है, पंप कर रहा है, सांस चल रही है, नर्व्स चल रही है, उनको देख के ही तो हम ये बताते हैं, बोल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, तभी तो कहते हैं कि ये जिंदा है। और जब ये सारे सिम्टम परमानेंटली डिसअपीयर हो जाते हैं तो हम डिक्लेयर करते हैं कि बंदा डेड है। ये डेफिनेशन यूएनए ने 1953 में दी थी। उसके बाद आता है जो मृत्यु है वो तभी हो सकती है जब कोई जीवित पैदा हो। एक बच्चा जैसे पैदा होते टाइम मर गया, उसको भी हम लाइव बर्थ में नहीं लेते हैं। लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। जो मोर्टेलिटी है वो जन्म के बाद होती है। जन्म से जो शिशु जब यूट्रस से बाहर निकलता है तब अगर वो जिंदा है, तब वो सांस ले रहा है, तो उसे कहा जाता है लाइव बर्थ। और उसके बाद अगर वो डेड हो जाता है तो उसको स्टिल डेथ में काउंट करते हैं। ठीक है, समझ आया डिफरेंस?
पहले तो किसी का बर्थ होना जरूरी है। इट मीन्स जो बच्चा यूट्रस से जब बाहर आ रहा है उस टाइम जिंदा होना चाहिए। उसके बाद अगर उसके वो सारे सिम्टम चले जाते हैं जो जीवन से रिलेटेड है तो हम उसको डेथ डिक्लेयर करते हैं। अगर उसका बर्थ जब वो यूट्रस से बाहर बेबी आ रहा है उस टाइम अगर उसमें वो सिम्टम नहीं होते तो उसको स्टिल डेथ में काउंट किया जाता है, नॉट बर्थ। ओके, अब आते हैं इसके मेजर्स। जैसे हमने पहले बर्थ के मेजर किए हैं, बर्थ रेट जिसमें जनरल फर्टिलिटी रेट था, जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट था, क्रूड बर्थ रेट था, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट था। उसी तरह से हम डेथ के भी मेजर्स हैं कई सारे वो करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका क्रूड डेथ रेट, उसके अलावा एज स्पेसिफिक डेथ रेट बाय कोज ऑफ डेथ, उसके बाद इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अब वन बाय वन एक एक को करते हैं। सबसे पहले है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ क्या होगी, वर्ष में कुल कितनी डेथ हुई डिवाइड करना है उस वर्ष के मिड में जितनी पॉपुलेशन थी उससे कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई 1000 होंगे। दिस इज क्रूड डेथ रेट। समझ आया? यस मैम। ओके, इसमें सिंपल है, एक साल में कितनी डेथ हो रही है उनको लेना है उस साल के मिड में, क्योंकि इसमें जो पॉपुलेशन आप लोगे टोटल वो मिड ईयर की ली जाती है, स्टार्टिंग और लास्ट की हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जो साल का स्टार्टिंग होती है उस टाइम भी हमारी पॉपुलेशन कम होती है और जो लास्ट होता है उस टाइम ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम मिड की लेते हैं इसमें। क्रूड डेथ रेट में टोटल डेथ ऑफ एनी ईयर डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दिस ईयर मल्टीप्लाई 1000, दिस इज क्रूड डेथ रेट। उसके बाद सेकंड है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट होती है उसमें क्या होता है, किसी समय विशेष में विशिष्ट आयु वर्ग में मरने वालों की संख्या डिवाइड बाय विशिष्ट आयु वर्ग की कुल जनसंख्या। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप हो गया, जैसे 60 एंड 65 की एज ग्रुप है, तो इसकी हमें अगर एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 60 से 65 एज ग्रुप के जितने आदमियों की डेथ होती है वो लेंगे और उसको डिवाइड करना है 60 टू 65 एज ग्रुप में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। टोटल जो 0 से लेके पूरी एज ग्रुप की नहीं लेनी है, इसमें सिर्फ 60 टू 65 एज ग्रुप में जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो डिवाइड करेंगे हम 1000 से। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका डेथ रेट बाय कोज ऑफ डेथ, कि डेथ किस वजह से हो रही है उसका भी हम निकाल सकते हैं। जैसे आज के टाइम में जो हमारा चल रहा है कोरोना, इसमें जैसे अगर डेथ रेट निकाली जाए बाय कोरोना तो ये उसमें आएगा। इसमें क्या करना होगा, किसी समय विशेष में किसी कारणवश, जैसे कोरोना के कारण कितनी डेथ हो रही है डिवाइड बाय कुल मध्य वर्गीय जनसंख्या, इस साल के मिड ईयर की जितनी पॉपुलेशन होगी उससे हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 1000। पहले भी मैंने बताया था डेथ और बर्थ हमेशा 1000 में ही कैलकुलेट की जाती है। इसको रेट में हमेशा हम डिनोट करते हैं, कभी भी परसेंटेज में नहीं करते हैं। तो इस तरह से निकलती है आपकी डेथ रेट बाय कोज ऑफ डेथ, कि किस कोज से डेथ हुई है उसके जितनी डेथ हुई डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई 1000। अब आती है नेक्स्ट आपकी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट होता है शिशु, और शिशु कौन सा होता है, शिशु जन्म लेने से 1 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है या शिशु कहा जाता है। किसी निश्चित वर्ष में अक्षेत्र विशेष में 1 वर्ष से कम आयु, मतलब जो 365 दिन का 1 साल होता है ना, तो 364 दिन तक जो डेथ हुई बच्चों की वो ली जाएगी डिवाइड बाय उस वर्ष के अक्षेत्र में सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या और उस साल में कितने बच्चों ने लाइव बर्थ लिया मल्टीप्लाई 1000। ये होती है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। कई बार ये छोटा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है किसी बच्चे का जन्म लेने से 1 साल की उम्र से कम उम्र में जितनी डेथ होती है उसको डिवाइड किया जाता है उस साल में जितने बच्चों ने जन्म लिया मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, समझ आया? ओके। एक होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसमें एक जो 4 सप्ताह का, 1 महीने से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी भी हम डेथ रेट निकाल सकते हैं। उसमें वही करना होगा डाटा, 1 महीने से कम उम्र की, जैसे 29 दिन में कितने बच्चों की डेथ हुई, चाहे 5 दिन के की हुई चाहे 10 दिन के, उसको डिवाइड करना है उस साल में जितने बच्चों ने जन्म लिया मल्टीप्लाई 1000। उसके बाद आती है पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। जो पोस्ट नियोनेटल होता है वो 1 महीने से ज्यादा और 48 सप्ताह से कम जितनी भी डेथ हुई, मतलब वो साल से कम होना चाहिए लेकिन 1 महीने से ज्यादा, उसे कहा जाता है पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी। फिर मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी भी इसमें निकाल सकते हैं, मतलब लड़के कितने मरे, और फीमेल भी निकाल सकते हैं कि लड़कियां 1 साल के अंदर कितनी मरी है पैदा होने से। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसे मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है ये हमेशा 10,000 में कैलकुलेट किया जाता है। इसका रीजन भी है, एक पहले तो ये पता होना चाहिए मैटरनल मोर्टेलिटी होती क्या है। मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो होती है जिसमें कोई लेडी, कोई बच्चा कंसीव करके उसकी डिलीवरी टाइम तक, जो 9 महीने का टाइम होता है ना जिसमें बच्चा पैदा होता है, उस दौरान किसी की डेथ होती है लेडी की, तो उसको इसमें लिया जाता है। समझ आया? माँ तो बच्चा पैदा होने के बाद भी है वो, लेकिन जो चाइल्ड बियर जो एज स्पैन है जिसमें बच्चा कंसीव से लेकर डिलीवरी टाइम के बीच में जो जो कैजुअलिटी होती हैं, जो जो उनके साथ मिसहैपनिंग होती हैं, वो सारी लेडीज इसमें आती हैं मैटरनल मोर्टेलिटी में, जिसके कई सारे रीजन हो सकते हैं लेडीज में, जैसे एनीमिया की प्रॉब्लम है और कोई सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से डेथ होती है। कई बार डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और लेडी की डेथ हो जाती है, वो सारी आती हैं आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी में। ये हमेशा जो 10,000 बच्चे जीवित होते हैं उनके जन्म के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। समझ आया? हेलो, यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। जो माँ है उनकी डेथ काउंट होगी या बच्चों की? बच्चों की इन्फेंट में हो चुकी है, अब मदर की बात हो रही है जो बच्चे पैदा कर रही है, जिसने बच्चा कंसीव किया है। और इसको हमेशा जो जीवित बच्चे होते हैं उन पे कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है हम उसी एज स्पैन का और उन्हीं लेडीज का लेते हैं जो बच्चे कंसीव कर रही हैं। वो 9 महीने जिसमें बच्चा कंसीव होने से डिलीवरी होती है, उस टाइम पीरियड में किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है, उन लेडीज को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। जो आपका जिस तरह से हमने उसके फैक्टर किए थे फर्टिलिटी के, उसी तरह से मोर्टेलिटी के भी कई सारे फैक्टर हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एज स्ट्रक्चर कि पॉपुलेशन कौन से एज स्ट्रक्चर में है। अगर ओल्ड एज स्ट्रक्चर में है तो मोर्टेलिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि जो जन्म जिसका हुआ है उसकी डेथ होनी फिक्स है, लेकिन वो कब होगी वो फिक्स नहीं है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे फर्टिलिटी कम है और मोर्टेलिटी ज़्यादा मिलती है। उसका रीजन यही है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओल्ड एज पीपल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है इसमें अर्बनाइजेशन वाला या लिंक स्ट्रक्चर। पहले एज स्ट्रक्चर है, जो एज स्ट्रक्चर है, एज स्ट्रक्चर हम कर चुके, ओल्ड एज वाले ज्यादा मरेंगे। अब सेक्स स्ट्रक्चर भी होता है, जो सेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें मेल फीमेल की हम बात करते हैं। जैसे इसमें कई सारी चीजें होती हैं। जो सेक्स स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में मेल फीमेल का स्टेटस क्या है। जैसे जो लोअर क्लास होती है वहाँ पे मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल को नहीं दी जाती इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन। एक सिंपल सी भाषा में कहा जाए,
जो लड़के होते हैं या आदमी होते हैं उनको घर में जो अच्छा खाना होता है पहले उनको सर्व किया जाता है, उसके बाद लेडीज जो खुद बनाती है वो उसको उससे जो बचता है उसको वो लेती है, होता है जनरली ये। इससे भी जो आपकी मोटिलिटी है वो डिपेंड करती है। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर ने फीमेल को मेल के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रोंग बनाया है, बायोलॉजिकली नॉट फिजिकली। बायोलॉजिकली और फिजिकली में डिफरेंस होता है। डिफरेंस पता है क्या होता है? फिजिकली होती है जो हमारे फिजिकल पावर को दिखाती है कि वजन उठाना, जो हार्ड वर्क करना, वो सारे वर्क। और जो बायोलॉजिकल होता है वो होती है हमारी इम्यूनिटी और हमारी जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है ना, वो होती है। तो जो नेचर है उसने वोमेन को बायोलॉजिकली स्ट्रोंग बनाया है मैन से। अगर नेचर के अकॉर्डिंग चले तो जो मोटिलिटी रेट है वो मेल में ज्यादा होनी चाहिए, फीमेल में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता रिवर्स है। रिवर्स का रीजन क्या है? कई सारे फैक्टर होते हैं इसमें भी। जैसे एक तो हो गया न्यूट्रिशन का, कि मेल को न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, फीमेल को कितना मिल रहा है। तो मैं एक सिंपल एक मतलब फैक्ट बताती हूँ। जैसे एक साल में अगर 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो नेचर हमेशा 100 पर 105 से लेकर 108 लड़के पैदा करता है। लेकिन जब 5 साल के होने को आते हैं या 1 साल के टाइम तक वो पहुंचते हैं, नेचुरली अगर वो सेम अगर उनको फीड किया जाए, सेम उनको फैसिलिटी दी जाए, तो ये रेशियो 100 पे आ जाता है, क्योंकि 5 से 8 लड़के गुजर जाते हैं विद इन 5 ईयर एज ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजिकली है वो गर्ल स्ट्रोंग होती है और बॉय इतना स्ट्रोंग नहीं होता है। जो इन्फेक्शन है, जो बीमारियां हैं वो लड़कों में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गर्ल। ये देखा भी होगा आप लोगों ने। जैसे गांव में भी छोटी बच्ची होगी, लड़की होगी, वो कम बीमार होती है इन कंपैरिजन टू बॉय। वैसे लोग कह देते हैं कि ये लड़का इसलिए बीमार हो रहा है, लेकिन उसका जो रीजन है वो यही होता है कि जो गर्ल है वो बायोलॉजिकली स्ट्रोंग होती है इन कंपैरिजन टू बॉय। तो मोटिलिटी है वो बॉयज में ज्यादा होनी चाहिए और गर्ल्स में कम। लेकिन ऐसा जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है उसको वो न्यूट्रिशन वो फीड नहीं मिल पाता जो उसको मिलना चाहिए। इसकी वजह से जो फीमेल है उसमें मोटिलिटी ज्यादा मिलती है। दूसरी एज आती है आपकी जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है, जिसमें बच्चा कंसीव करना, डिलीवरी करना। उस टाइम पे अगर लेडीज को पूरी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती तो उसमें कैजुअलिटी हो जाती है, और उस एज ग्रुप में भी जो फीमेल की मोटिलिटी है वो ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू मेल। क्योंकि जो चाइल्ड बियर एज वाला एज स्पैन होता है उसमें मेल पे इतना डिमोट नहीं होता जितना फीमेल पे होता है। और उस एज ग्रुप से भी अगर फीमेल बच जाती है तो उसकी एज मेल से ज्यादा होती है। ये बेशक देख लेना, गांव में बड़े बूढ़े जो होंगे, बूढ़ों में लेडीज ज्यादा मिलेंगे और जेंट्स कम मिलेंगे। अगर सेम सब कुछ है, न्यूट्रिशन सेम है, फैसिलिटी सेम है, तो जो फीमेल है वो ज्यादा सरवाइव करती हैं इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, समझ आया? समझ आया? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट करते हैं अर्बन डेवलपमेंट का फैक्टर। अर्बनाइजेशन भी मोटिलिटी को काफी हद तक इफेक्ट करता है, क्योंकि जो बीमारी है या जो भी कैजुअलिटी होती है वो बिना सुविधाओं के भी होती हैं। अगर हॉस्पिटल फैसिलिटी आपको मेडिकल फैसिलिटी टाइम पे मिल जाए तो जो कैजुअलिटी होती है उसको कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो सोशल फैक्टर हैं जिसमें इन्फेंटिसाइड है, जो बाल हत्या, इन्फेंटिसाइड में तो मेनली गर्ल और बॉय का आता है। जिनको बॉयज चाहिए होते हैं वो इन्फेंट मीन्स जो शिशु है या जो फिटस है, फिटस होता है भ्रूण, जो पेट में ही बच्चे को मरवा देते हैं जब उसका सेक्स डिटरमिन कर देते हैं। तो वो इन्फेंट मोटिलिटी वो सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्रिकल। पेट्रियार्कल वो सोसाइटी होती है जिसमें मेल को डोमिनेशन दिया जाता है, मेल को प्रेफरेंस दी जाती है। उसके अलावा फिटिसाइड में भी ये आएगा जो पेट में बच्चा मरता है, और इन्फेंटिसाइड होगा जो पैदा होने के बाद जो न्यूट्रिशन और मेडिकल फैसिलिटी जिसको कम मिलती है और जिसकी वजह से लड़कियों की डेथ ज्यादा होती है। उसके अलावा विधवा पुनर्विवाह पर रोक, ये मतलब सोशल इश्यूज हैं जिसकी वजह से लेडीज की डेथ होती है।
सती प्रथा है, हेल्थ सर्विस ना मिलने की वजह से है, फिर उसके अलावा न्यूट्रिशन है, और इकोनॉमिक फैक्टर तो है ही है। इकोनॉमिक फैक्टर से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड होता है, स्टेटस ऑफ लाइफ होता है। जैसी मेडिकल फैसिलिटी, जैसा न्यूट्रिशन आपको मिलता है, आपकी लाइफ स्पैन उसी तरह का होता है। अगर मोर्टेलिटी का हम वर्ल्ड की पिक्चर देखें, देखो एक दिखाई हुई है कि जो वर्ल्ड है उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो 9 है, कम विकसित में 8 और अधिक विकसित में 9 है। अब इसमें देखो सबसे ऊपर आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में 17.23 है। यूरोप का इन्होंने दिया हुआ नहीं है क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता है, और उसमें कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो अफ्रीका से भी ऊपर है, क्योंकि उसका रीजन अलग है, क्योंकि वहां पे ओल्ड एज लोग ज्यादा है। उसके अलावा नॉर्थ और साउथ अमेरिका का, जिसमें 8 नॉर्थ अमेरिका का और 5 है साउथ अमेरिका का। यूएस का भी नहीं, इसमें एशिया का भी नहीं दिया हुआ। अगर कंट्री वाइज देखें तो इंडिया का है 13.9 और चाइना का है 23.23। तो इन चीजों का मतलब ये एक मतलब कर्सरी सी नजर से देख लेना कि वर्ल्ड में क्या पिक्चर, कई बार क्वेश्चन आता है तो आपको ये डाटा भी याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर। जैसे डेथ और बर्थ का हमने देख लिया, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन में चेंज हुआ वो भी सीधा सा है। जहाँ पे अगर जन्म ज्यादा है, डेथ कम है, तो पॉजिटिव चेंज मिलेगा, और किसी जगह पे जन्म कम है, जैसे यूरोप जैसे कंट्री में, और डेथ ज्यादा है, तो वहां पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरा फैक्टर कौन सा था पॉपुलेशन चेंज का, कौन बताएगा? प्रवास या माइग्रेशन। तीसरा था प्रवास या माइग्रेशन। कोई व्यक्ति किसी जगह पे आके रहता है या वहां से कहीं बाहर जाता है, ये भी पॉपुलेशन चेंज में या पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रवास के भी इसमें कई सारे वो दिए हैं। पहले तो इसकी टाइप्स करते हैं। जो प्रवास है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है क्या हुआ, आपकी आवाज कट रही है मोनिका, नेटवर्क प्रॉब्लम है या वैसे ही? मैम एक और एक उपप्रवास। अच्छा, और कुछ? मैम ये अच्छा ठीक है, अब आगे करें। माइग्रेशन में एक इन माइग्रेशन होता है, एक आउट माइग्रेशन होता है। सिंपल सा पहले ये समझ लो, हिंदी में उत्प्रवास आप्रवास, इनमें पजल हो जाओगे। सीधा सा है, एक इन एक आउट। इन का मतलब होता है आना और आउट का मतलब बाहर। इन माइग्रेशन जब किसी जगह पे कोई आकर रहता है तो उसे इन माइग्रेंट कहा जाता है, और कोई बाहर जाता है उसे आउट माइग्रेशन कहा जाता है। एक सिंपल सी भाषा में समझा जाए तो माइग्रेशन ये है। उसके बाद आती है आपका इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन। जो इमाइग्रेशन होता है वो कंट्री टू कंट्री होता है। जब इम की बात हो रही है तो इसमें है कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह बाहर के देश से अपने देश में आकर बसता है, तो उसे कहा जाता है इमिग्रेशन या इन माइग्रेशन। जैसे कोई अमेरिका से इंडिया में आकर बस गया। दूसरा होता है आपका आउट माइग्रेशन कहो या एमिग्रेशन, इसे ये होता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह किसी देश से जाकर किसी दूसरे देश में रहता है, तो उसे कहा जाता है एमिग्रेशन। ये सिंपल सा है। उसके बाद आते हैं इंटरनल माइग्रेशन पे, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, गांव से शहर में, शहर से गांव में, उस पे उसके 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट होती है रूरल टू अर्बन, सेकंड रूरल टू रूरल, थर्ड होती है अर्बन टू रूरल, और फोर्थ होती है अर्बन टू अर्बन। सीधा सा है, गांव से गांव में, गांव से शहर में, शहर से गांव में, और शहर से शहर में। ये होती है टाइप्स ऑफ 4 माइग्रेशन। उसके बाद स्टेप वाइज माइग्रेशन का करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं, जिसमें कई सारे होते हैं। कम्यूटर, जो जॉब के लिए, काम के लिए, जैसे गांव से शहर डेली जाते हैं और वापस आ जाते हैं। कई सारा होता है आपका सीजनल माइग्रेशन, जैसे ऋतु के हिसाब से, जिसमें चरागाह भी आते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं जो एक सीजन में काम करने, जैसे जो ये बिहार यूपी से आते हैं,
सीजन वाइज आते हैं। जैसे आपकी जो चावल की खेती करनी होती है, धान लगाने तो उस टाइम बहुत सारी लेबर आती है, वो सीजनल माइग्रेशन में आता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। इसमें फैक्टर दो तरह के होंगे, एक पुल फैक्टर, एक पुश फैक्टर। पुल फैक्टर वो होंगी, वो फैसिलिटी होंगी जो किसी व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जिसमें एक सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है कोई इंडस्ट्री, किसी एरिया में कोई इंडस्ट्री लगती है तो वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी तो जो लेबर है वो उसकी तरफ आकर्षित होगी। तो वो एक तरह से जो पुल करने वाला फैक्टर है कि खींचती है लोगों को अपनी तरफ, जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है, इमाइग्रेशन। ठीक है, या इन माइग्रेशन। दूसरे होते पुश फैक्टर, वो कमियां किसी जगह में जो आदमियों को धकेलती हैं बाहर की तरफ। बेरोजगारी भी हो सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी भी हो सकता है, जिसकी वजह से लोग किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना शुरू करते हैं। उसके अलावा आर्थिक, सामाजिक और आपके पॉलिटिकल फैक्टर भी होते हैं, जिसमें पहला है एम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी के पास नहीं है, जीवन जीने के लिए रोटी, पानी और मकान जो चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा बंदे को। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको मिल नहीं रही तो वो उस स्थान को छोड़कर अपनी आजीविका के लिए दूसरे स्थान पर जाकर रहता है जहाँ पे उसको वो फैसिलिटी मिलती है। उसके अलावा जैसे जो गर्ल्स का माइग्रेशन होता है वो मैरिज की वजह से भी होता है। हमारी जैसी सोसाइटी में शादी के बाद लड़की को शादी करके अपने ससुराल जाके रहना, वो भी एक माइग्रेशन का ही पार्ट है। उसके अलावा एजुकेशन और कैरियर के लिए भी माइग्रेशन होता है। कई सारे बच्चे जो हॉस्टल में जाके रहते हैं या दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भी माइग्रेशन का एक पार्ट होता है। उसके अलावा सोशल इनसिक्योरिटी या डिस्टर्बेंस या डिजास्टर भी हो सकता है। कई सारे फैक्टर हैं इसमें, जिसमें पॉलिटिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, कोई दंगे हो जाते हैं या किसी जगह पे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ता है, वो भी इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद आती है जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें उसके ग्रोथ में कैसा ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। इसमें वर्ल्ड का दिया हुआ है एक देखो एक डायग्राम है जिसमें 1650 से लेकर 2000 तक के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो दिखाई है कि 1650 से 1700 के बीच में कितनी इंक्रीज हुई, धीरे धीरे कैसे कैसे, और 1950 के बाद कैसे एकदम से स्लाइटली खड़ी हो गई, एकदम स्टीप स्लोप देखने को मिलता है। अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हम डेटा देखते हैं तो वो ये बताता है कि 1650 में जनसंख्या वर्ल्ड की थी 50 करोड़, जो 1750 में हो गई 100 साल में लगभग 72 करोड़, 1800 में 50 साल बाद 85 करोड़, 1850 में 100 करोड़, 1900 में 166 करोड़, 1950 में 251, 2000 में 600, 2011 में 700, 2025 में ये आपका प्रोजेक्टेड है, जो अनुमान लगाते हैं हम, हो जाएगी 800, और 2050 तक लगभग हम 1000 करोड़ पॉपुलेशन वर्ल्ड की देखने के ये अंदाजा है। ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का एक तरह से ग्राफ कहा जाए, प्रोजेक्टेड ग्राफ वो है जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को बताता है। ठीक है, अगर देखो स्टार्टिंग हम माने 1650 से, तो उसको 100 साल में बढ़ी है सिर्फ 22 करोड़, और अगले 1750 से 1800 में 50 साल में बढ़ गई 85 हो गई, लगभग 13 करोड़ बढ़ी 72 से 85 में। फिर उसको 100 करोड़ होने में लगभग 15 करोड़ बढ़ने में लगे 50 साल। फिर अगले 50 साल में वो 166 हो गई है, 66 करोड़ बढ़ी है। तो जो ये ग्रोथ है 1950 में 251 और फिर 2000 में तो वो सीधी 600 करोड़ हो गई। तो जो वो हमने स्टीप स्लोप देखा था बिल्कुल, वो इसी की वजह से है, जिसमें हमारे पास कई सारे रीजन है उसके। एक तो जो मेडिकल फैसिलिटी है उसका विकास हुआ है, जो इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का वो बढ़ा है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कंट्रोल हुआ। लेकिन जो स्टार्टिंग में बर्थ रेट था वो कंट्रोल हमने नहीं किया, अब धीरे धीरे हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर हम जो ये प्रोजेक्टेड मानते हैं वो ऐसा नहीं होगा।
और उसके बाद स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज की बात करेंगे कि स्पेस पे किस तरह से चेंज हुआ है। इसमें हम कंट्री वाइज चेंज देखेंगे। स्पेशल पैटर्न में जैसे पहले एशिया का देखो, यूरोप का एक टेबल दी हुई है मैंने जो आपके पास भेजा है, उसमें देखो टेबल में कि कैसे कैसे जो कॉन्टिनेंट्स वाइज पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसी है। 1650 में एशिया की 32.7 थी, यूरोप की 10.3 थी, अफ्रीका की 10.0 थी, उत्तरी अमेरिका की 0.1 थी, दक्षिण अमेरिका की 1.2 थी, ओशिनिया की थी 0.2। उसके बाद 2012 में देखो ये सेम पिक्चर, एशिया की होगी 426.0 करोड़ में। उसके अलावा यूरोप की 74, अफ्रीका की 107.2, उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की 55.1, साउथ अमेरिका की 39.7, ओशेनिया की है 3.7। ये पिक्चर है, उसका एक ग्राफ भी दिया हुआ है हर कंट्री कॉन्टिनेंट का, एशिया का, अफ्रीका का और यूरोप का, वो देख लो। और उसके साथ एक मैप भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे पॉपुलेशन अनुमानित है, मतलब ये प्रोजेक्टेड है जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा। रियलिटी में उससे थोड़ा बहुत डाटा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है उसमें पॉपुलेशन चेंज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मतलब जो हम पहले टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं के बारे में है ये, कि कैसे इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, जिसमें पॉजिटिव चेंज भी देखने को मिलते हैं और नेगेटिव भी, दोनों तरह के देखने के मिलते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने का, डबलिंग टाइम, कि पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगता है वो देखिए। वो डाटा और उसकी पिक्चर दी हुई है कि जनसंख्या के डबल होने का जो प्रतिशत है प्रति वर्ष के हिसाब से, अगर जनसंख्या ग्रोथ रेट अगर आपकी 0.1 है तो 700 सालों में डबल होगी, अगर 0.5 है तो 140 वर्ष में, अगर 1.0 है तो 70 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से, अगर 2.0 है तो 35 ईयर में, 4.0 है तो 18 ईयर में, 5.0 है तो 14 ईयर में, 7.0 है तो 10 ईयर में, और अगर 10 आपकी ग्रोथ रेट है तो आपकी अगले 7 ईयर में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ठीक है। समझ आया? यस मैम। उसके अलावा एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके लिए अलग से एक क्लास लूंगी मैं तुम्हारी। अब तक जितना हुआ है वो समझ आ गया? यस मैम। ओके, अब अपने चेक Yes, बॉक्स में ma'am. रोल नंबर डाल दो। जो नेक्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाला है वो बचा है, वो मैं उसकी पिक्चर भेज दूंगी और उसके बारे में डिस्कस हम कल करेंगे।